शाम का समय था। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ हल्दी और गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। आज गांव वालों के लिए बहुत खास दिन था। राजू का घर शादी के रंगों से सजा था। बच्चों की चहचहाट, ढोल वाले की आवाज़ और शादी के गानों से पूरा गांव झूम रहा था। ढोल वाला जोर से ढोल बजाते हुए बोलता है, अरे भैया अभी डांस रोकना मत, दूल्हा तैयार होने वाला है। नच्चो नच्चो, दिल खोल के नच्चो, खुशियां का मौका है, नच्चो। मनोज, राजू का सबसे करीबी दोस्त, उस शादी में शामिल था। वो बड़े ही प्यार भरी आवाज़ में उस दिन राजू से कहता है, अरे यार राजू, आज तो तू सच में हीरा लग रहा है। तेरे को देखकर मेरा दिल खुश हो गया। उसका मजाक में राजू मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अरे मनोज, तू भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा। क्या पता शादी में तुझे भी कोई मिल जाए। हीरो तो तब लगूंगा जब वरवाला हो जाएगी। अभी तो घबराहट हो रही है यार। तभी पीछे से दादी की आवाज़ आती है। दादी बोलती हैं, डरो मत बबुआ, शादी जिंदगी का सबसे बड़ा साहस है, बाकी सब बाद में। अब देखते हैं क्या होता है शादी के लड्डू खाकर तुम्हारे साथ। सब बड़ी जोर से हंसते हैं। तभी मनोज अपने दोस्त को बोलता है, अरे दादी, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। गांव में चारों तरफ खुशियों का माहौल था, क्योंकि राजू गांव के सबसे प्यारे बच्चों में से एक था। सभी बड़े बुजुर्ग उसे खूब आशीर्वाद दे रहे थे। उसके घर में तैयारियां जोरों शोरों पर थी। पर तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलने लग जाती है, जैसे तूफान आने वाला हो, और हवा में जैसे सीटी बज रही हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था। निशा, उसकी कज़न, डरते हुए बोलती है कि अचानक हवा क्यों चलने लगी यार? गांव वाले कह रहे थे ना इस हवेली की साइड मत जाना। मनोज मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अरे वो तो बस कहानी है। शादी में हमेशा कोई डरपोक चाहिए और वो है तू। गांव वाले उस पुरानी हवेली के बारे में बहुत बातें करते थे। वहाँ की बहुत सी डरावनी कहानियाँ गांव में प्रचलित थी। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है, जैसे जोरों का तूफान और बारिश होने वाला है। अब कुछ लोगों को डर भी लगने लगा है, क्योंकि अगर शादी में बारिश आई तो उनके काफ़ी सारी जो उन्होंने शादी के लिए तैयारियां की हैं वो ख़राब हो जाएंगी। जनरेटर 1 सेकंड के लिए बंद हो गया। पूरे घर में एकदम से अंधेरा हो गया। चारों तरफ घुनघोर अंधेरा और बाहर भी बिजली और बारिश की पूरी संभावना। और तभी उसी अंधेरे में किसी ने मंडप के पास सफ़ेद साया देखा। अरे तुमने भी देखा क्या? ऐसे जोर जोर से लोग चिल्लाने लगे। एक बच्चा चिल्लाया, वो मंडप में कोई खड़ा है, वो वहाँ पे। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ी। एक लंबी सफ़ेद साड़ी में औरत बिना हिले मंडप के बीचों बीच खड़ी थी, बिल्कुल चुपचाप, और वो देखने में बेहद डरावनी लग रही थी। रोशनी 1 सेकंड में वापस आती है, लेकिन अब वो औरत गायब हो चुकी थी। बच्चे अभी भी उसी की बातें कर रहे थे। बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी लगने लगा था कि शादी में कोई बड़ा अपशकुन होने वाला है, शायद कुछ बहुत बड़ी अनहोनी। निशा घबराई हुए में, मनोज तुमने उसे देखा? मैंने कुछ नहीं देखा, शायद परछाई होगी। इतनी लंबी परछाई होती है, बिना चेहरा बिना आवाज? दादी धीरे से बोली, कुछ चीजें देखना नहीं, समझना है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दादी बहुत बड़ा राज छुपा रही हो, और वो जानती है कि इस साए के पीछे किसका हाथ है। पर सबने अपना ध्यान हटाकर शादी की तरफ लगाया। राजू अपने कमरे में दूल्हा बन रहा था। बहुत सुंदर लग रहा था आज राजू। उसके सामने बहुत बड़ा शीशा लगा था। राजू खुद को निहार रहा था और घबरा भी रहा था कि आज उसकी शादी है, और उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि उसका जीवन अब एक ऐसी लड़की के साथ बीतेगा जिसे वह नहीं जानता। बस सारे लोग उसे हौसला दे रहे थे। मनोज राजू के कमरे में आता है और उसकी टोपी ठीक करते हुए कहता है, बस भाई, दूल्हा राजा तैयार हो गया। तभी राजू मुस्कुराता है और उसको हंसते हुए कहता है, हाँ भाई, कैसा लग रहा हूँ? क्या यार, पहले हम कितने छोटा हुआ करते थे, खेलते थे साथ में, और आज मेरी शादी हो रही है यार। मनोज भी उसकी हाँ में हाँ भरता है। लेकिन तभी एक जोरदार चीख सुनाई देती है और शीशे में पीछे वही साया दिखता है, वो सफेद औरत। तभी राजू देखता है, मनोज, पीछे कोई था।
पर कमरे में कोई दिखाई नहीं देता। राजू घबरा जाता है। मनोज उस पर हंस पड़ता है। नर्वस मत हो यार, शादी कर रहा है, भूत नहीं पकड़ रहा, और इतना डरेगा तो शादी कैसे करेगा। राजू जबरदस्ती मुस्कुरा देता है, पर उसे महसूस होता है कि कोई तो था। वो डर उसके अंदर बैठ चुका था। डीजे पर तेज गाने बजने लगते हैं। सारे बाराती नाचने लगते हैं। डीजे वाला एक से एक नई धुन बजाता है। तभी डीजे पे एक अनाउंसमेंट होती है। लड़की वाले सावधान रहें, बारात आ रही है। सब हंस रहे होते हैं। मनोज, निशा, राजू सब गाड़ी में बैठने लगते हैं। अचानक एक बूढ़ी औरत दलान के पास आई। बूढ़ी औरत की आवाज धीमी और कांपती हुई थी। बारात इस रास्ते से मत ले जाना, पुल के पास पुरानी हवेली है, वहां आज रात कुछ होगा। मनोज चिढ़ते हुए बोलता है। अम्मा, हम मस्ती करने आए हैं, डराने नहीं, और हमें कृपया करके हमारा काम करने दीजिए और आप अपना काम करें। दादी गंभीर होकर बोलती है। मनोज, बड़ों की बातें काटी नहीं जाती, चेतावनी है ये। मनोज फिर बोलता है। दादी, ये 2025 है, भूत प्रेत का जमाना गया, अब आपको इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बुढ़िया गुस्सा हो जाती है और आंखें दिखाकर वहां से जाने लगती है। बूढ़ी औरत बोलती है। जिन्हें दिखना होता है वो मर्जी से दिखते हैं, तुम्हारे बोलने से नहीं जाएंगे। औरत अचानक मुड़ती है और भीड़ में गायब हो जाती है। किसी को भी नहीं पता था कि वो औरत कौन थी, किन रिश्तेदारों में से थी। बस उसका काम था एक चेतावनी देना, जो वो दे गई। गाइज, आखिर क्या राज है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। और गाइज, हमारी पहली वीडियो ठंड की मार को जरूर देखें, और दुल्हन पार्ट 1। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। राजू धीमी आवाज में बोलता है। मनोज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और ऊपर से उन दादी जी ने भी कुछ कहा है। मनोज, कोई ना कोई बात तो हमारे से छुपाई जा रही है। मनोज ने जबरदस्ती हंसकर कहा। अरे कुछ नहीं होता, शादी है ना, हॉरर शो नहीं, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। बारात निकलती है। सब बैंड बाजा डीजे नाचते हुए राजू की बारात में चलते हैं। बस राजू के मन में अजीब सा डर होता है। बारात उसी रास्ते से जा रही होती है जहाँ पर उस बुढ़िया ने जाने को मना किया था। राजू कहता भी है, पर दूसरे रास्ते पर कुछ काम चल रहा होता है और अब उन्हें ना चाहकर भी उसी रास्ते से जाना पड़ता है। बारात जैसे उस रास्ते से जाने के लिए मजबूर हो, ऐसा संयोग बनाया जा रहा है। बारात जैसे ही पुरानी हवेली के पास से गुजरने लगती है, 2 गाड़ियों का इंजन अपने आप बंद होने लगता है। ना जाने उनमें क्या खराबी आ गई। मनोज एकदम से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, जैसे उसे कुछ इस रास्ते के बारे में बहुत भयंकर पता है। वो फोन पर बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है। अरे यार, दूसरी गाड़ी भिजवा दो यार, इतना टाइम लग रहा है इसको सही करने में। चालक घबरा जाता है। वो बोलता है। साहब, ये पहले कभी नहीं हुआ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मनोज बोलता है। अरे यार, तुम डराओ मत, तुम स्टार्ट कर लो जल्दी। ड्राइवर ने बहुत बार कोशिश की, पर इंजन नहीं चला। राजू दहशत में था। वो बोला। मनोज, वो फिर से दिखाई दे रही है यार। मनोज चिल्लाता है। कितनी बार कहा है यार तेरे को, डरना बंद कर, अब तू मुझे भी डर आ रहा है। वो लोग देखते हैं। हवेली की खिड़की पर एक परछाई दिखाई देती है। वो उसी औरत की परछाई थी जो पहले राजू ने शीशे में देखी थी, और कुछ लोगों को मंडप में भी दिखाई दी थी। वो सीधा उड़कर उनके तरफ आ रही होती है और वहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा दहशत भरा हो जाता है। सभी बुरी तरह से उसे देखकर डर जाते हैं। निशा रोते हुए बोलती है। वो जमीन से ऊपर तैर रही है, पैर उसके हवा में है, वो चुड़ैल है। और वही सफेद साड़ी वाली औरत सर घुमाती है और उसकी आवाज गूंजती है। यहाँ कोई शादी नहीं होगी। सब सदमे में आ जाते हैं। राजू चिल्लाते हुए बोलता है। मनोज जल्दी गाड़ी बढ़ा यार, जल्दी। मनोज चिल्लाता है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही यार, क्या करूं? दादी ने फुसफुसाकर कहा। आंख मत मिलाना उससे आंख, बस मंत्र बोलते रहो। उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, मंत्र बोलते रहो और उसकी आंखों में कभी मत आंख मिलाना। औरत झटके से दादी की ओर देखती है और चिल्लाकर बोलती है। ए बुढ़िया, चुप हो जा। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है उसका फल तुम्हें भोगना होगा। निशा बहुत जोर से चिल्लाती है। आह!
और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। बारात में लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। कोई अपने बच्चे को लेकर भाग रहा होता है और कोई वहां से बस अपने घर का रास्ता ढूंढ रहा होता है। सड़क पर हफड़ा तफड़ी मच जाती है। मनोज जोर से चिल्लाता है, कोई मत भागो, वो हमें अकेले चुनती है, कोई मत भागो। राजू बोलता है, क्या 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 मतलब, तुम उसे जानते हो? तुझे कैसे पता वो अकेले चुनती है? मनोज कुछ नहीं बोलता। बस राजू गुस्से में उससे तभी बोलता है, मनोज सच बता, क्या है इसका राज? मनोज गहरी सांस लेता है और बताता है, ये वही औरत है जिसका नाम सोनम था। राजू ये सब सुनकर दंग रह जाता है। आखिर क्या था सोनम का राज? ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। राजू उससे पूछता है, कौन सोनम? किसकी बात कर रहा है तू? मनोज धीमी आवाज में उसे बोलता है, एक लड़की जिसे 3 साल पहले इस हवेली में मैं मिला था। और राजू उससे बोलता है, कौन? क्या हुआ था उसके साथ? क्या मरने दिया गया और क्या किया? दादी चौंक कर बोलती है, मनोज तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं इस बारे में? राजू जोर से बोलता है, अबे तू ये क्या बोल रहा है? तू पागल हो गया है क्या? राजू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मनोज उसे रोते हुए बताता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। राजू गुस्से में आ जाता है। उसने मनोज की कॉलर पकड़ ली। राजू जोर से चिल्लाता है, तूने ये छुपाया क्यों मुझसे? मनोज रोते हुए उसे बताता है, क्योंकि मैं जानता था वो आज वापस आएगी। मनोज बुरी तरह से रोने लग जाता है। सोनम हवा में उठकर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, अब यहाँ किसी की शादी नहीं होगी। मनोज आज वादा पूरा करने का दिन है। मनोज जोर से बोलता है, सोनम छोड़ दो। तभी सोनम बोलती है, तूने कहा था ना मुझसे शादी करेगा, आज वो दिन आ गया है। राजू और दादी डर से देखते रह जाते हैं। सोनम की आंखों से खून टपकने लगता है। सोनम चीखती है, अब किसी की शादी नहीं होगी जब तक मैं दुल्हन नहीं बनती। गाड़ियों के सभी दरवाजे अपने आप बंद होने लग जाते हैं। अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। गाइस, सोनम का राज जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। गाइस, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो पुरानी हवेली के पास एक कार धीमे धीमे गति में चल रही थी। अचानक वो कार दरवाजे के सामने आकर रुकी। पूरा आंगन झंझना उठा। आंगन के बीच में रखे पीतल के दिए में लो झिमझिमा रही थी। आंगन भी ऐसा जैसे पूरा चौक हो। राधिका, एक सुशिक्षित शहर में पली बड़ी लड़की, आज पहली बार अपने ससुराल कदम रख रही थी। उसके मन में 1000 सवाल थे। कैसी होगी मेरी सास? कैसा होगा ये बड़ा घर? क्या वहाँ पुराने रीति रिवाज होंगे? आखिर वो लोग किस सोच के होंगे? मुझे तो उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। पता नहीं कैसा होगा मेरा ससुराल। दरवाजे पर उसकी सास सावित्री देवी खड़ी थी। लंबा घूंघट, चांदी की चूड़ियां और चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान। उसके हाथ में आरती की थाली थी। उसने राधिका की आरती उतारी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसा कुछ अजीब सा रहस्य, जैसे वो कुछ जानती हो और उस रहस्य को राधिका से छिपा रही हो। उसने बड़ी धीमी आवाज में राधिका से कहा, आ जाओ बहू, इस घर की दहलीज बहुत पुरानी है, पर इस पर चलने वाली हर औरत की एक नई कहानी होती है। राधिका को इस बात में अजीब सा व्यंग्य लगा। उसकी आवाज में अपनापन भी था और अजीब सी ठंडक, पर एक राज भी। राधिका ने पहली बार ऐसी औरत का सामना किया था। हवेली विशाल थी। दीवारों पर पुराने जमाने के चित्र, छत से झूलते झूमर और हर कोने में एक इतिहास बना था। राधिका को उसका कमरा दिखाने के लिए 2-3 लड़कियां उसके साथ गई। घर के बिल्कुल अंत में और दक्षिण दिशा में कमरा सुंदर था, लेकिन खिड़की के पार एक बंद कमरा नजर आ रहा था और उसके बाहर बहुत बड़ा ताला जंजीरों में जकड़ा था, जैसे कि उस कमरे को सदियों से खोला ही नहीं गया हो। राधिका ने अपनी सास से पूछा, माँ जी ये कमरा किसका है? तब राधिका की सास मुस्कुराई, वो हिस्सा अब कोई नहीं खोलता बहू, वहाँ पुरानी चीजें रखी हैं और इस घर में जितना दिखाया गया उतना ही काम करना है। जितने कमरों को दिखाया है बस उसी में जाना है।
अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। उसकी आंखें कुछ देर के लिए ठहर गई, फिर वो बोली, इधर उधर मत जाना कहीं बहू, मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए सब कह रही हूं। उस रात हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। दीवारों से अजीब फुसफुसाहटें आ रही थी। उधर मत जाना, इधर मत जाना। जब से राधिका आई थी बस उसने यही सुना था। इन्हीं बातों के साथ राधिका बस करवट बदल रही थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब राधिका अपनी सास को समझने लगी थी। राधिका हर काम में अपनी सास का हाथ बटाने लगी। उसे समझ में आया कि सावित्री देवी बाहर से सख्त लेकिन भीतर से बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित महिला है। उन्हें सब काम नियमित रूप से करना पसंद है और हर काम उसके तय समय पर ही वो करती हैं। वह सुबह 4 बजे उठकर भगवान की पूजा आरती करती, 7 बजे रसोई में खाना बनाना शुरू कर देती और शाम को तुलसी के चौरे पर दिया रखना नहीं भूलती। पर एक बात अजीब थी जो उसे हमेशा से खलती थी, पर उसने कभी अपने सास से यह पूछने की हिम्मत नहीं की। वो हर रात ठीक 12 बजे उस बंद कमरे के पास जाती थी। राधिका ने तो कई बार देखा था। धीरे धीरे उसकी सास हर रोज़ उस कमरे के पास एक दिया भी जलाने लगी। लाल रंग की चाबी वो निकालती और दरवाजे पर जाकर कुछ फुसफुसाती और फिर लौट आती, जैसे वो कोई मंत्र उस दरवाजे के पास पढ़ती हो। एक दिन राधिका ने हिम्मत कर अपनी सास से पूछ ही लिया, माँ जी आप उस कमरे के पास हर रात क्यों जाती हैं? सावित्री देवी ने गंभीर होकर जवाब दिया, हर बात समय बताने की नहीं है। घर में कुछ ऐसे राज भी होते हैं, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए बहू, और हर बहू को अपनी सास से हर सवाल नहीं करना चाहिए। वो हर रोज उस दरवाजे पर क्या करती हैं, राधिका के लिए भी एक गुत्थी थी। हवेली में एक पुरानी नौकरानी भी थी, श्यामा काकी। वो सावित्री देवी के ज़माने से उस हवेली में काम कर रही थी। एक दिन राधिका ने बातों बातों में उनसे पूछा, काकी उस कमरे में क्या है? काकी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। चुप हो जाओ बहू, वहाँ का नाम भी मत लेना। वहाँ से जो भी गया है वो लौटकर कभी वापस नहीं आया। तेरी सास रोज रात को वहाँ जाती है क्योंकि वो उसका कोई कर्ज चुका रही है। तब राधिका ने धीरी आवाज में उनसे पूछना चाहा, क्या कर्ज है काकी? क्या छुपा रही है मेरी सासू माँ मुझसे? आखिर क्या राज है उस कमरे का? तब काकी कांप उठी। उसने कांपती आवाज में कहा, तेरे ससुर का और एक औरत का जो आज भी उस कमरे में इंतजार कर रही है। राधिका के हाथ से थाली नीचे गिर गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि श्यामा काकी ने आखिर उसे क्या राज बताया है और इस खानदान का आखिर कौन सा राज है जो उससे छिपाया जा रहा है। गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि हमें और ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। एक रात घनघोर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, पूरी ओर अंधेरा छाया था। राधिका ने बोरियत में सोचा कि क्यों ना हवेली को आज अच्छे से देखा जाए। वो एक पुराने कमरे में पहुंच गई। वहां उसने एक पुराना ट्रंक रखा देखा। उसने ट्रंक खोलने के विषय में सोचा। उस ट्रंक के ऊपर उसे एक पुरानी डायरी भी मिली। शाही से लिखा था, आखिरी पन्ने पर, कमला देवी। वो पढ़ने लगी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। मैंने इस हवेली में जो देखा वो किसी ने नहीं देखा। मैं सब बताऊंगी। सावित्री मेरी जेठानी है। वो हर रात उस कमरे में जाती है जहाँ मेरे पति की आत्मा बंद है। राधिका की सांसें तेज हो गई। डायरी के पन्ने आधे सड़े हुए थे लेकिन आखिरी लाइन साफ थी, जो भी उस कमरे का दरवाज़ा खोलेगा वो उसका हिस्सा बन जाएगा। राधिका अब रुक नहीं पाई और उसने ये सारी कहानी पढ़कर यह सोचा कि उसे अपनी सास से इस विषय में बात करनी ही होगी। उसके मन में ये बात खटक रही थी कि आखिर कमला देवी ने क्यों अपने आप को उस कमरे में बंद किया होगा। उस कमरे में जाता है वो उसका हिस्सा बन जाता है। उसने बहुत हिम्मत कर अपनी सास का पीछा किया और देखा कि उसकी सास उसी कमरे के पास जा रही है। सावित्री देवी के हाथ में वही लाल चाबी थी। वो उस कमरे के आगे कुछ मंत्र जैसा फुसफुसाने लगी और उसने ताले को छुआ। चारों ओर बहुत तेज हवा चलने लगी। अजीब सी पायल की झनकार चारों तरफ सुनाई देने लगी। वहाँ पर दीपक बुझ गया। सावित्री देवी पीछे मुड़ी। उसने देखा कि राधिका वहाँ खड़ी है।
तू आ गई, उसने ठंडी आवाज में कहा। राधिका डरते हुए बोली, माँ जी आखिर क्या सच है यहाँ का, क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? सावित्री देवी ने चुपचाप दरवाजे की ओर देखा। इस कमरे में तेरे ससुर की आत्मा है बहू, वो कभी मुझे माफ नहीं कर पाए। राधिका ने बहुत धीमी आवाज में अपनी सास से पूछा, आखिर क्यों माँ जी, ऐसा क्या था वहाँ? क्योंकि इस कमरे में किसी जमाने में मैंने अपनी जेठानी को बंद कर दिया था। राधिका पीछे हट गई। क्या कहा आपने? सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे और आवाज में सन्नाटा। मैंने उसकी चीख सुनी थी लेकिन दरवाजा नहीं खोला, तब से हर रात उसी का प्रयाश्चित कर रही हूँ मैं यहाँ। अचानक उस कमरे से ठक ठक की आवाज आने लगी। सावित्री देवी रुक गई। ताला अपने आप खुलने लगा। जंग लगी चैनें खड़कने लगी। दरवाजा हिला और धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और एक सफेद भूत साड़ी पहने हुए बाहर निकला। सावित्री, तूने मुझे बंद किया था ना? आवाज बहुत धीमी थी पर कानों में हथौड़े की तरह लग रही थी। सावित्री देवी कांपते हुए बोली, कमला मैं मजबूर थी। परछाई बोली, अब तेरी बहू मेरी जगह आएगी। राधिका के कदम जम गए। वो सांस वहीं गिर पड़ी। परछाई ने राधिका की ओर देखा, धीरे धीरे मुस्कुराई। अब तू इस घर की नई रक्षक बनेगी। राधिका डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से ये उसके साथ क्या हुआ है। आखिर कौन है ये भूतनी और मेरी सास उसे कैसे जानती है? राधिका चिल्लाने लगी पर उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। राधिका ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। उसके कदम धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगे। तभी श्यामा काकी ने राधिका की आवाज सुनी और वो दौड़ती हुई वहां आई। अरे बाप रे, फिर वही हुआ है, मुझे नई बहू को बचाना ही होगा। वो भागती भागती उसी कमरे की तरफ जाने लगी। जब तक वो वहां पहुंची, वहां पर सब कुछ गायब हो चुका था। उस कमरे पर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था और वहाँ लिखा था, अब ये दरवाज़ा नई बहू के हवाले है। उसने देखा सावित्री देवी वहाँ बेहोश पड़ी हैं और वहाँ राधिका का कोई अता पता नहीं है। उसने कैसे तैसे सावित्री देवी को उठाया। कुछ दिनों के बाद उसने देखा सावित्री देवी चुपचाप अकेले रहने लगी। चेहरे पर थकान और आंखों में डर। घर के बाकी लोग भी पूछते थे, अरे बहू कहाँ है, बहू कहाँ गई? सावित्री अभी तो ब्याह के लाई थी, कहाँ गई तुम्हारी नई नवेली बहू? पर उसके मुंह पर कोई जवाब नहीं। सावित्री देवी बस ये जानती थी कि अब इस घर की देखभाल वो ही करेगी। आज भी कभी कभी वहाँ पर पायलों की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक रात 12 बजे। और साथ ही साथ कई बार साड़ी में एक औरत भी दिखाई देती है, हवा में उड़ती हुई, पर किसी को नहीं पता कौन है वो और कोई उसका पीछा करने की हिम्मत भी नहीं करता। एक रात एक नए घर में काम करने वाले आदमी ने श्यामा काकी से पूछा, नई बहू कहाँ है? तब श्यामा काकी के मुंह पर सिर्फ चुप्पी थी। रात काफ़ी ठंडी थी, बर्फ की जैसी हवा चल रही थी। इतने की सांस लेते ही धुआं निकल रहा था। राजू अपने दोनों हाथ रगड़ते हुए बोलता है, अरे भाई, इतनी ठंड में कौन सा बस आएगी यहाँ? लगता है बस कंपनी वाले भी रजाई में घुसकर सो गए होंगे। टिकट खिड़की पर बूढ़े चौकीदार ने धीरे धीरे गर्दन उठाई और बोला, बस आएगी पर आज रात आने वालों को वापस नहीं जाएगी। राजू हक्का बक्का रह जाता है। उसने इतने भयानक शब्द पहली बार सुने थे, जैसे कि वो कंडक्टर उसे बुरी तरह डरा रहा हो। उसके बाद वो हंसने लगता है। राजू उससे बोलता है, क्या मतलब बाबा, चाय पीकर आए हैं आप? शायद ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, आप डरिए मत। बूढ़ा फिर मुस्कुराया पर उसकी मुस्कान टेढ़ी और डरावनी थी, जैसे बहुत से रहस्य अपने अंदर छुपाए बैठे हो। राजू बस उसे पीछे से देखता रहा, पर उसने ऐसी बात किसी से पहली बार सुनी थी जिसमें इतना बड़ा व्यंग्य हो। एक ठंडी हवा राजू के पीछे से गुजरी। हाय राम, किसी ने मेरे कान में सीटी बजाई है क्या? राजू ने घबराकर पीछे देखा। वहाँ उसकी चचेरी बहन नीलू खड़ी थी। राजू को तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया। राजू ने उससे पूछा, अरे बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो यहाँ से?
तभी नीलू से बोली, भैया मैंने भी सुना था जैसा कोई कह रहा हो, आ रही है आ रही है। नीलू ने उसकी बात का जवाब ना देते हुए ये इस बात का जवाब दिया कि पीछे उसे क्या आवाज सुनाई दी। राजू हंसने की कोशिश करने लगा। दोनों भाई बहन बहुत मजाकिया थे। तभी राजू बोला, अरे अरे, हो सकता है कोई बंदर हो। बंदर भी तो रात में घूमते हैं। तभी दूर से एक पुरानी बस हॉर्न देते हुए आई, जैसे कोई टूटी फूटी बस आ रही हो। स्टेशन की पीली लाइटें टिमटिमाने लगी। एक पुरानी धूल खाई टूटी खिड़कियों वाली बस धीमे धीमे स्टेशन पर आ रही थी। बस का दरवाज़ा ची की भयानक आवाज़ कर रहा था, जैसे कि सालों से जंग लगा हुआ हो। राजू बोला, यह तो म्यूजियम में रखने वाली बस है यार, इसमें बैठूंगा तो सीट की बजाय भूत पकड़ लेगा। नीलू फुसफुसाई, भैया बस तो चल रही है पर ड्राइवर कहाँ है इस बस का? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। ड्राइवर की सीट पर सिर्फ एक धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी, पता नहीं थी भी या नहीं। चौकीदार जल्दी से आया और बोला, मत बैठना यहाँ, मत बैठना। यह बस 20 साल पहले हादसे में मर गई थी। आत्माओं की है ये, हर ठंडी रात में आती है, नए यात्रियों को लेकर चली जाती है। राजू चौंक कर बोलता है, अच्छा बाबा, अच्छा बाबा, और आप यहाँ रोज खड़े होकर पिकनिक मनाते हैं? नीलू डर कर राजू के पास खड़ी हो गई। उसे अब थोड़ा डर लगने लगा था। वो बोली, मुझे कहीं नहीं जाना इस बस से, मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन तभी बस के अंदर से आवाज आई, आओ आवारियो आओ, खाली जगह है। नीलू का बैग अचानक बस के अंदर ऐसा हुआ जैसे खींचने लगा हो और वो खुद भी उस बस में खींचती हुई जा रही हो। नीलू चिल्लाई, अरे मेरा बैग कोई ले गया। राजू बोला, क्या हुआ यहाँ पे? अरे तेरा बैग अंदर गया तो कोई अंदर होगा ही ना, ऐसे कैसे तेरा बैग अंदर चला गया बहन? दोनों डरते डरते बस में चढ़ गए। अंदर बैठे लोग सबके चेहरे झुके हुए और बिल्कुल चुप, जैसे कोई किसी से बोलता ना हो और जिंदा ना हो। राजू बोला, भाई लोग, इतनी ठंड है, कोई खांसी भी नहीं कर रहा, सब भूत बनकर क्यों बैठे हो यहाँ? अचानक सब यात्रियों ने एक साथ सिर उठाया। सभी के चेहरे राख जैसे सफेद और आंखें काली जैसे पुतलियां गायब हो। दरवाजा जोर से बंद हो गया, धड़ाम खुद से। बस झटके के साथ आगे बढ़ी। नीलू तभी जोर से चिल्लाई, ड्राइवर बस रोको, हम उतरना चाहते हैं। पर तभी ड्राइवर वहां पर कुछ नहीं बोला। ड्राइवर की जगह वहां बैठी परछाई हल्की सी हिली और बोली, बस कभी नहीं रुकती, जो चढ़ता है लौट कर नहीं आता। राजू से बोलने लगा, भाई कम से कम सीट बेल्ट तो दे दो, मरने से पहले सुरक्षा जरूरी है, और मैं अभी मरना नहीं चाहता, कृपया करके हमें यहाँ से उतार दो भैया। एक भूतिया मुस्कान के साथ पूरी बस में आवाजें गूंज उठी, जैसे सारे भूत एक साथ खुश हो रहे हैं। बस एक टूटे हुए पुराने पुल पर पहुंची। चौकीदार दूर से चिल्ला रहा था, कूद जाओ, अभी भी मौका है तुम्हें अपनी जिंदगी बचाने का, कूद जाओ। बस एक इस पुराने पुल से पार हो गई ये बस तो तुम भी आत्माएं बन जाओगे। तभी नीलू बोलती है, राजू भैया क्या करें, कूद जाए क्या? हाँ बहन, कूदना तो पड़ेगा, वरना हर साल इस बस में मुफ्त में घूमना पड़ेगा। चल बहन, कूदते हैं। दोनों ने एक साथ बोला, 1 2 3, और वो कूद गए। दोनों ने खिड़की से छलांग लगा दी। वो चौकीदार पास खड़ा था। जैसे ही वो दोनों कूदे, बस ने जोर से हॉर्न दिया और वो बस उसी धुएं में गायब हो गई, जैसे उस पुल पर कभी कोई बस आई नहीं थी। चौकीदार पास आया और बोला, तुम्हें बचा लिया तुम दोनों को मैंने, वरना तुम भी उस यात्रियों की तरह भूत बन जाते और इस दुनिया में वापस कभी लौट कर ना आते, और उस काले धुएं में तुम्हें भी बस संभाल लेती। शुक्र है तुम बच गए मेरी वजह से। राजू हाफते हुए बोला, बाबा आपने बताया क्यों नहीं हमें पहले कि आप इस बस के बारे में जानते हैं, हम पहले ही ना इस बस में सफर करते। तभी वो आदमी बोल पड़ता है, मैंने बताया था, लेकिन सुनने वाला कम होता है मेरी बात। काश तुम पहले सुन भी लेते तो तब भी तुम बच जाते। खैर मैं यहाँ पर था, मेरे को पता था तुम्हारे साथ यही होगा, इसीलिए तुम बच गए। राजू बोल पड़ता है,
ठीक है बाबा, कल से घर में ही रहूंगा। ठंड में बस स्टेशन वाला रोमांच नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों ने पीछे देखा। जिस जगह वो बस खड़ी थी वहाँ सिर्फ अब एकदम कोहरा था। पर अभी ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर जाकर उस रात जंगल में शमशान में जाना मना है पागल मालिक चतुर कथा वीडियोस को ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कर हमारे चैनल पे सपोर्ट कीजिए। राजू और नीलू उस रात की घटना भूलने की कोशिश कर रहे थे। राजू चाय पीते हुए बोलता है, नीलू, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद अगर किसी भी बस स्टेशन का नाम लिया तो कभी नहीं हाथ पकड़ के बोल दूंगा, नहीं ऐसा नहीं सोचना। तभी नीलू बोल पड़ती है, भैया मैं भी डर गई थी, पर कल रात मेरे घर के बाहर किसी ने वही टूटी फूटी बस वाला हॉर्न बजाया और मुझे वो किस्सा याद आ गया। राजू चौंक पड़ता है। क्या वही पटपट वाला हॉर्न? यार तुम मुझे अब डरा क्यों रही हो? जो हादसा हुआ है उससे पहले ही डरा हुआ हूं और तुम और डराने में लगी हो। अरे वो बस हमारे घर तक होम डिलीवरी में आने लगी क्या अब? तभी सड़क पर से ठंडी हवा और वही आवाज आई और वही हॉर्न बजा जैसे वो बस उनके करीब खड़ी हो। तभी राजू डरकर बोलता है, नीलू, ये बस हमसे लगता है लगाव ले लिया है और हम 3 दिन तक का किराया एक्स्ट्रा भी नहीं दिए, फिर भी ये बस हमारे पीछे पड़ी हुई है। अचानक नीलू को दिखता है कि उसके पैर में एक जली हुई टिकट पड़ी है। टिकट पर लिखा था, आज रात आखिरी सफर। नीलू घबरा गई, भैया ये टिकट कहाँ से आई है? राजू भी घबराकर बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं हम छलांग लगाकर बच तो गए पर बस ने टिकट बाद में भेजा हो पोस्ट पेड हॉरर सर्विस से। दोनों डर जाते हैं और स्टेशन की तरफ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब इस किस्से को खत्म करने का एक ही जरिया है, उस स्टेशन पर वापस जाना और उस राज को पता करना। ठंड इतनी कि पत्ते भी कांप रहे थे। राजू घबराकर बोलता है, अगर आज भी बस आई ना, मैं तो कसम से उसे बोल दूंगा कहानी पहले ऑनलाइन रिजर्वेशन खोलो यार पहले तुम। नीलू बोलती है, भैया देखो स्टेशन की लाइटें अपने आप जल बुझ रही हैं, जबकि वहां पर कोई बस भी नहीं खड़ी है। जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचे उन्हें वही पुरानी भूतिया बस आते हुए दिखी। काली धुंध, टूटी खिड़कियां और दरवाजे आधा खुला हुआ। राजू चिल्ला पड़ता है, अबे भैया ड्राइवर, हम नहीं चढ़ रहे, पहले वाली सवारी मुफ्त थी, आज नहीं भैया, हम नहीं जाएंगे इस बस में। दोनों बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगते हैं। बस के अंदर से आवाज आती है, आओ, नहीं आए तो हम खुद आ जाएंगे। दोनों बिना कुछ समझे भागते हैं। जहाँ वो जंगल में भागते भागते आए वहाँ उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखी। रहस्य की बात ये थी कि उस जंगल में वो पुरानी झोपड़ी किसकी थी, पर अभी उन पर यह सब सोचने का समय नहीं था। वो सोचने लगे कि वो इस झोपड़ी में जाकर ही बच सकते हैं। बिना सोचे समझे राजू और नीलू उस झोपड़ी के अंदर चले गए। वहाँ जो उन्होंने देखा उससे उनकी दुनिया बदल गई। वहाँ पर वही चौकीदार खड़ा था और कुछ खुद से बड़बड़ाए जा रहा था। दोनों उसे देखकर बुरी तरह चौंक जाते हैं। तभी नीलू उसे बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो वहाँ स्टेशन पे होते हैं ना? तभी वो चौकीदार एकदम से भेष बदलकर एक बूढ़े व्यक्ति में बदल जाता है। नीलू उनसे पूछती है, आखिर क्या राज है ये सब? क्या राज है उस भूतिया स्टेशन का? आप हमें बताइए। तभी वो चौकीदार बोल पड़ता है, सालों पहले वो बस एक पुलिया से गिर गई थी। तुम दोनों उस रात कूदकर बच तो गए, पर बस का नियम है, जो सफर शुरू करता है उसे पूरा करना ही पड़ता है। तभी राजू हाफते हुए बोल पड़ता है, बाबा इसका मतलब हम फिर भूत बनने वाले हैं। पार्ट 2 देखिए। रात का करीब 12:45 का समय था। कड़ाके की ठंड और बरसात लगातार हो रही थी। चारों तरफ कोहरा, कभी बूंदे और कभी जोरदार बिजली। दिसंबर का महीना और कोहरा एकदम कड़ाके का। एक छोटा सा जंक्शन जहाँ पर से करीब 4-5 लोग ट्रेन में चढ़ते होंगे और बस वहाँ एक ही ट्रेन आती थी। वो स्टेशन पूरी तरह सुनसान दिखाई दे रहा था। केवल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक ट्रेन खड़ी, ट्रेन नंबर 32। बस वो भी चलने वाली थी। स्टेशन मास्टर के कमरे से हल्की पीली रोशनी झर रही थी। उस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती थी क्योंकि वो सबसे पुराना स्टेशन और सबसे छोटा स्टेशन था। वहाँ पर से सवारियाँ भी बहुत कम चलती थी।
कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो वो आता था, नहीं तो ज़्यादातर लोग रोड के थ्रू शहर का रुख करते थे। एक दिन वहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ जिससे बहुत से लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। गाइस, जैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़िए। और गाइस, ठंड की मार वीडियो को जरूर देखिए। कोई यात्री अपनी छतरी थामे गाड़ी में चढ़ रहे थे। हवा में लोहे और गीली मिट्टी की गंध साफ सुनाई दे रही थी और राहुल 28 साल का एक युवा फोटोग्राफर, वो भी उस ट्रेन में था। उसकी ज़िंदगी इस ट्रेन में हमेशा के लिए बदल गई। कैमरा बैग लेकर दौड़ता हुआ राहुल उस ट्रेन में चढ़ने के लिए आता है। उसकी ट्रेन आज छूटने ही वाली थी, तभी उसने दूसरी ट्रेन करने का फैसला किया, ट्रेन नंबर 32। राहुल को ट्रेन नंबर 30 पकड़नी थी, पर वो ट्रेन उसे छूट चुकी थी। अब ये आखिरी ट्रेन थी जो शहर का रुख करने वाली थी, ट्रेन 32, और उसे ये ट्रेन किसी भी हाल में पकड़नी थी। वो स्टेशन पर एक बूढ़े आदमी से, जो कि टिकट काउंटर के पास बहुत देर से खड़ा था, उससे पूछता है, किधर जाएगी ट्रेन भाई जी? पर वो बूढ़ा आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता। वो दोबारा उससे पूछता है, भाई जी, ये ट्रेन कहाँ पर जाएगी? क्या मैं इसमें सफर कर सकता हूँ? तभी वो बूढ़ा आदमी धीरे से बोलता है, ये ट्रेन रोज नहीं चलती। आम व्यक्ति इसमें सफर नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ वही सफर कर सकता है जो उसका मालिक हो। हाँ, बूढ़ा आदमी फिर धीरे से बोलता है, कभी कभी बस यूं ही आ जाती है थोड़ा बहुत, बाकी रेगुलर चलती नहीं है ट्रेन। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा कटाक्ष लग रहा था, जैसे कि वो ट्रेन एकदम से यहाँ आई हो, वो ट्रेन यहाँ की हो ही ना। और उसकी बात में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये ट्रेन बस कुछ ही लोगों के लिए चलती है। आखिर कौन थे वो लोग, ये जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी। राहुल हंसते हुए कहता है, क्या मतलब? टाइम टेबल में तो लिखा है ट्रेन चलेगी, तो ऐसे कैसे नहीं चलेगी? मैं टिकट काउंटर वाले से पूछूंगा ये क्यों नहीं चलेगी ट्रेन। मैं इसमें ही सफर करूंगा अब तो। हाँ। फिर वो बूढ़ा आदमी उसे जवाब देता है, पर टाइम टेबल में तो बहुत कुछ होता है, सब असली नहीं होता बेटा। और तुम्हें लगता है अगर तुम इसमें सफर कर सकते हो तो कर देख लो। राहुल ने ध्यान नहीं दिया, टिकट लेकर प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गया। राहुल से एक बहुत बड़ी चीज़ छूट गई, जो कि कहानी के आखिरी में आपको पता चलेगी और आपके पैरों तले जमीन हिल जाएगी। राहुल उस ट्रेन के डिब्बे में चल जाता है। ट्रेन के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा और लाइट भी जल बुझ हो रही होती है। सीटें लगभग काली थी और वो ट्रेन पूरी तरह से खाली प्रतीत हो रही थी, जैसे आज जो 4-5 लोग भी उस ट्रेन में चढ़ने थे वो भी नहीं चढ़े। जबकि घनघोर बारिश पर कोई भी उस ट्रेन से सफ़र नहीं करना चाहता था। एक बूढ़ी औरत, एक पुलिस वाला, एक कॉलेज की लड़की और एक अधेड़ आदमी, बस यही 4 लोग राहुल को उस ट्रेन में दिखाई देते हैं। राहुल चारों तरफ देखता है कि कोई और भी है, पर उसे कोई भी साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। पंखे घूम नहीं रहे होते, बस हवा चल रही होती है। राहुल ये सोच के शांत हो जाता है कि पहले ही बहुत ज़्यादा ठंड है। राहुल ने अपनी खिड़की के पास बैठे हुए देखा, प्लेटफॉर्म धीरे धीरे पीछे छूट रहा है, यानी कि ट्रेन 32 धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तभी एक सीटी बजती है और ट्रेन चलने लगती है। रात के अंधेरे में वो ट्रेन समा जाती है। तभी वो अधेड़ उम्र का आदमी राहुल से पूछता है, आप पहली बार इस ट्रेन में जा रहे हैं या फिर बार बार जाते हैं? राहुल ने उन्हें जवाब दिया, हाँ, बस मैं यही पास तक जा रहा हूँ थोड़ा, और आज ही गया हूँ पहली बार। बाकी मेरे को पहले वाली ट्रेन में जाना था, पर मेरी वो छूट गई, इसलिए मुझे ये वाली ट्रेन पकड़नी पड़ी। आदमी मुस्कुराता है और जवाब देता है, अगर पहुँच गए तो बताइएगा बेटा, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। राहुल चौंक जाता है। पहुंच गए तो बताइएगा, इस बात का क्या मतलब है? क्यों ये ट्रेन वहाँ नहीं जाएगी क्या? राहुल बस ये सब अपने मन में सोचता रहता है, पर उसने उस बूढ़े आदमी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस ट्रेन में उसके साथ पहले से ही बहुत कुछ अजीब हो रहा होता है और अब वो और किसी बात में उलझना नहीं चाहता, बस सामने की सीट की तरफ देखता रहता है। उधर बैठी लड़की अपने कानों में एयरफोन लगाई थी। उसका चेहरा बेहद फीका था, जैसे उसमें खून ही ना हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत दूर कहीं से आ रही हो और उसने कोई नाश्ता ना किया हो। पूरी तरह से एकदम
लकड़ी की तरह सूखी लड़की थी वो, जैसे उसमें जान ही नहीं। लगभग आधे घंटे ट्रेन चलती है और एक घने जंगल में प्रवेश करती है। बाहर सिर्फ बिजली चमक रही थी और पूरी तरह से अंधेरा। ट्रेन की लाइटें तो बिल्कुल ना के बराबर जल रही थी। अचानक ट्रेन एक झटके के साथ रुकती है। जो थोड़ी बहुत लाइटें जल भी रही थी वो भी अब बुझ गई। ट्रेन का पूरा माहौल बहुत ज़्यादा भयानक हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे बाकी बैठे लोगों को इस बातों से कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो, जैसे वो मरे हों। सिर्फ राहुल उस ट्रेन में असली जिंदा व्यक्ति हो। लाइट्स बुझ गई थी, बस ट्रेन अपने आप हॉर्न दिए जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा क्यों। पूरा डब्बे में अंधेरा। लोगों ने मोबाइल की फ्लैश लाइटें जलाई। अब राहुल को एहसास हुआ कि शायद उसके सिवा और भी किसी लोगों को इस ट्रेन के इस व्यवहार से कोई फ़र्क पड़ रहा है। राहुल ने खिड़की से झाँका। बाहर कोई स्टेशन नहीं, सिर्फ काले पेड़ और धुंध। तभी पुलिस वाले ने कहा, क्या हुआ भाई, ये ट्रेन रुक क्यों गई और इतना समय क्यों ले रही है चलने में? क्या आप भी रुकी रहेंगी क्या? ये कोई स्टेशन है क्या बाहर? राहुल ने अंदाज़ा लगाया। शायद इंजन में कुछ दिक्कत है, इसमें आधा एक गड्ढा तो लगेगा, पर बाहर कोई स्टेशन वगैरह नहीं है, तो देखते हैं अब क्या होता है। इतने में वो बूढ़ी औरत बोलती है, ये हमेशा यहीं रुकती है, हर बार है कुछ काम यहाँ पर। राहुल ये सब सुनकर एकदम शौक में चला जाता है। आखिर ये ट्रेन यहाँ क्यों रखती है हर बार, और इन बूढ़ी अम्मा को इससे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? इतने घनघोर जंगल में ट्रेन हर बार रुकती है जबकि कोई स्टेशन नहीं। पर वो किसी से भी कोई सवाल पूछना नहीं चाह रहा था, क्योंकि कोई भी उससे सही जवाब नहीं देता, बस अजीब से जवाब देता जो कि उसे और असमंजस में पा देते। राहुल ने पलट कर देखा। अंधेरा और घना था। जो इस ट्रेन में बैठे थे वो यहीं उतर जाते हैं, बस इतना ही फ़र्क है, कोई लौट कर नहीं जाता। ऐसी आवाज़ एक फुसफुसाहट के साथ राहुल को सुनाई देती है। वो बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोलती है, वो आती है हर नए मुसाफिर के लिए, मिलते ही उड़ जाती है। राहुल को ये बात अजीब सी लगी। तभी ट्रेन अचानक फिर से हिली और इस बार ट्रेन चल पड़ी थी, लेकिन इस बार वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, जैसे किसी की मर्जी से नहीं, जादू से चल रही हो। जहाँ उसका मन हो वहाँ रुकेगी और जहाँ मन हो वहाँ चलेगी। राहुल ने चारों तरफ देखा। वो अधेड़ आदमी गायब था और उसकी सीट खाली थी। राहुल ने पूछा, वो आदमी कहाँ गया? कहाँ गया वो आदमी? तभी वो लड़की धीरे से बोलती है, दरवाजे से बाहर चला गया था। चलती ट्रेन में चला गया? ये कैसे? लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस सर नीचे कर लिया। ट्रेन के कोने में रखे अधेड़ के बैग से खून की एक पतली लकीर बाहर निकल रही थी, जैसे उसके बैग में कुछ खून से सना हो। राहुल ने अपने मोबाइल की टॉर्च उस बैग पर डाली। बैग हल्का हिल रहा था। उसने डरते हुए पुलिस वाले से पूछा, इसमें क्या है? इसमें ये हिल क्यों रहा है? तभी पुलिस वाला आगे बढ़ता है और बैग खोलता है। जैसे ही उसने चैन खोली, अंदर एक हाथ बाहर आया, अधेड़ आदमी का ही हाथ। पुलिस वाला चीख पड़ा। लड़की खिड़की से सिमट गई। उसमें एक हाथ कटा हुआ पड़ा था। बूढ़ी औरत शांत बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो और ये उसके लिए बिल्कुल मामूली हो। हर सफ़र में एक शरीर मिलता है, वो बुदबुदाती है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आता। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एक आदमी अंदर आया, टिकट चेक करके अनुभव में, पर उसकी आंखें एकदम काली और उसकी आंख में कुछ सफ़ेद पुतलियों जैसा नहीं और ना चेहरे पर कोई भाव। उसने बड़ी धीमी आवाज़ में राहुल से कहा, टिकट दिखाइए। राहुल ने टिकट आगे बढ़ाया। उसने ध्यान से देखा और मुस्कुराया। आपका आपका नाम राहुल है? आपने इस ट्रेन का टिकट पिछली साल भी लिया था ना, मुझे याद है। राहुल हक्का बक्का रह गया। उसे कहा, क्या? मैं तो पहली बार आया हूँ यार यहाँ पर। आप मुझे पिछली बार भी देख चुके हैं यहाँ? बड़ी हैरानी की बात है। हाँ, और कोई यहाँ आता है और यही कहता है। टीटी फुसफुसाता है, लेकिन ये ट्रेन अपने यात्रियों को हर बार दोबारा बुलाती है। ऐसा फुसफुसाहट उसके मुंह से निकलती है। टीटी की आंखों से एकदम काला घना अंधेरा झपक रहा था। बाहर की धुंध में एकदम से ट्रेन हिलती हुई नजर आती है, जैसे चलने लगी हो। पर राहुल फिर से गौर करके देखता है, वो ट्रेन वहीं रुकी थी। ट्रेन का इंजन मानो बंद पड़ गया, जैसे वो ट्रेन सदियों से यहीं पर रुकी हो, इस तरह का प्रतीत हो रहा था। तभी एक धीमी सी सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। राहुल खिड़की के पास जाकर देखता है।
और उसे एक सफ़ेद कपड़े में औरत वहाँ खड़ी दिखाई देती है उस घने जंगल में। पता नहीं वो नीचे क्या कर रही थी। राहुल उसकी मदद करने की सोचता है, पर वो औरत और जंगल के अंदर जा रही थी, जैसे वो जंगल से भली भांति प्रतीत हो। राहुल किसी से ये सवाल पूछना चाहता था, पर अंदर के लोगों ने उन्हें ये बताया कि वहाँ कोई नहीं था, जिससे कि राहुल पूरी तरह सदमे में चला जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो किन लोगों के साथ सफर कर रहा है। अभी ट्रेन धीरे धीरे एकदम से रुकती है और साइरन मारने लगती है। शायद कोई पुराना स्टेशन आया था, पर राहुल ये चीज़ से थोड़ा चिंतित था, क्योंकि राहुल इसी रूट से जाता था, बस ट्रेन दूसरी थी। पर ऐसा स्टेशन कभी उसने बीच में नहीं देखा, और राहुल ये देखकर बुरी तरह चकित हो जाता है कि सारे लोग अब आपस में कुछ कुछ बुदबुदाने लगे हैं और वो ना जाने क्या बोल रहे हैं, जैसे कोई मंत्र बोल रहे हों। राहुल पूरी तरह से शॉक हो जाता है। गाइस, आखिर क्या राज था इस ट्रेन का, ये जानने के लिए आपको ट्रेन नंबर 32 पार्ट 2 देखना होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।